रॉबर्ट डाउनी जूनियर के आयरन मैन के सक्सेस के साथ 1 मई 2008 को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स शुरू हो गया। अपने $145 मिलियन के बजट के अपोजिट इसने 585 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। मूवी में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी था जिसमें सैमुअल एल जैक्सन के निक फ्यूरी को फीचर किया गया था और एमसीयू के फ्यूचर के बारे में इंडिकेट कर दिया गया। और उसी साल 13 जून को ग्लोबली रिलीज हुआ एमसीयू की सेकेंड मूवी द इनक्रेडिबल हल्क, जिसमें एडवर्ड नॉर्टन को ब्रूस बैनर और हल्क के लिए, लिव टायलर को बेटी रोज के लिए, विलियम हर्ट को जनरल रॉस के लिए और टीम रॉथ को एमिली ब्लॉन्स्की और अबोमिनेशन के लिए कास्ट किया गया था। मूवी का बजट था लगभग $150 मिलियन, पर इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सिर्फ 264 मिलियन, जो कि आज तक एमसीयू की सबसे लोएस्ट ग्रोसिंग मूवी है। हल्क जैसे कैरेक्टर का मूवी इतना बुरा परफॉर्म क्यों किया? गलती हुई कहाँ? इस मूवी के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? नए ऑडियंस या तक कि कई पुराने ऑडियंस को भी ये पता नहीं है कि ये एमसीयू की ही पार्ट है। यहाँ हम कुछ मिस कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि इसके ना चल पाने की वजह खुद ऑडियंस थी, तो इसके लिए हमें मूवी के प्लॉट को समझना पड़ेगा। ओए सज्जनों, तो फिर चालू करते हैं। हल्क मार्वल कॉमिक्स का एक कैरेक्टर है जो ब्रूस बैनर नाम के एक साइंटिस्ट का अल्टर ईगो है। एक रेडियो एक्टिव एक्सीडेंट के बाद गामा रे की वजह से ब्रूस एक हरे रंग के मॉन्स्टर में बदल जाता है, हल्क। इसके बाद जब भी ब्रूस गुस्से में आता है तब वो हल्क में बदल जाता है। ये बेसिक बातें तो आपको पता ही होगा, पर द इनक्रेडिबल हल्क में ओरिजिन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। मूवी का पहला हाफ ओरिजिन, बैक स्टोरी और कैरेक्टर के रिलेशनशिप पे फोकस था। अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम सुपर सोल्जर बनाने के लिए प्रोजेक्ट रीबर्थ शुरू करता है। हाँ, ये वही एक्सपेरिमेंट है जिससे अपना कैप्टन अमेरिका पैदा हुआ। और हाँ, मूवी में कैप्टन का भी मेंशन हुआ है। और जिसने भी कैप्टन अमेरिका देखी है उसको तो पता ही होगा कि कैप्टन जैसे ही सुपर सोल्जर बन के निकलता है, हाइड्रा का जासूस उस प्रोजेक्ट के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर अब्राहम को मार देता है और इसके साथ साथ सुपर सोल्जर सीरम बनाने का राज भी खो जाता है। इस सुपर सोल्जर सीरम को रिक्रिएट करने के लिए यूएसए आर्मी अपनी सारी कोशिश करती है। चाहत बड़ी बुरी चीज़ होती है और इसी चाहत का नतीजा हल्क है। कैप्टन के ऊपर एक्सपेरिमेंट के दौरान बीटा रेडिएशन का यूज़ हुआ था, पर जनरल रॉस सुपर सोल्जर सीरम बना के उस पर एक्सपेरिमेंट करने के दौरान ब्रूस बैनर सुपर सीरम के साथ गामा रेडिएशन के एक्सपोजर के वजह से हल्क में बदल गया। हल्क बनने के बाद ब्रूस लैब को तोड़ देता है और कई से घायल भी होते हैं, जिसमें जनरल रॉस और उसकी बेटी भी थी, जो कि ब्रूस की गर्लफ्रेंड थी। ब्रूस वहाँ से निकल के 5 साल तक सबसे छुपा रहा ब्राज़ील में और हल्क पे कंट्रोल करना सीख रहा था। इन सबको फ्लैशबैक में दिखाया गया है। ब्रूस ने मेडिटेशन के जरिए 5 महीने तक हल्क में नहीं बदला था। एक बोटलिंग फैक्ट्री में काम करके वो सबसे अलग रहता था। वो अपने अंदर छुपे एक राक्षस से स्ट्रगल कर रहा था। वो जैसे भी करके अपना पल्स रेट लो रखने को ट्राई करता था। अगर एक बार उसका पल्स रेट बढ़ा तो अंदर छुपे उस राक्षस को बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता। एक सीन आती है जहाँ ब्रूस शावर ले रहा होता है और वहाँ पे हल्क बाहर ही आने वाला था, जिससे ब्रूस स्ट्रगल करके रोकता रहता है। और ऐसी ज़िंदगी को कोई जीना भी क्यों चाहेगा? यहाँ तक कि इसे छुटकारा पाने के लिए ब्रूस ने सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लिया था, पर हल्क की वजह से वो बच गया। पर इससे अब उसको छुटकारा चाहिए, कोई क्योर चाहिए, जिसके लिए वो क्योर ढूंढने में लगा था। पर किस्मत में कुछ और ही लिखा है। जनरल रॉस ब्रूस को पकड़ना चाहता है ताकि उस पर वो एक्सपेरिमेंट कर सके और उसे एक वेपन में बदल सके, और इसके लिए उसने अपनी बेटी तक को दाव पे लगा दिया। फैक्ट्री में काम करते वक्त ब्रूस की उंगली कट जाती है और उससे निकला ब्लड बोतल में घुल जाती है। उसी बोतल से एक बूढ़ा आदमी पीने के बाद बीमार हो जाता है, और जब पता चलता है कि ये गामा सिकनेस है, तब जनरल रॉस को पता चल जाता है कि ये ब्रूस के वजह से ही हुआ है, और उस बोतल के मैन्युफैक्चर इन्फॉर्मेशन के जरिए वो ब्रूस तक पहुंच भी जाता है। इधर मिस्टर ब्लू, जिसका असली नाम सैमुअल स्टर्न्स, एक सेलुलर बायोलॉजिस्ट जिसने ब्रूस के लिए एक क्योर ढूंढ लिया। जनरल रॉस जब देखता है कि ब्रूस नहीं तो कोई और सही, तब ब्रूस के ब्लड को यूज़ करके वो यूएसए का ही एक सोल्जर एमिल ब्लॉन्स्की को हल्क जैसे एक मॉन्स्टर में बदल देता है, अबोमिनेशन। आगे चल के हार्लेम सिटी में हल्क और अबोमिनेशन का फाइट होता है, जिसमें अबोमिनेशन हारा जाता है। हल्क उसे मारने ही वाला होता है कि बेटी के कहने की वजह से वो उसको छोड़ के वहाँ से निकल जाता है। कुछ महीने के बाद ब्रूस अब हल्क पे थोड़ा सा कंट्रोल पा चुका था और वो ब्रिटिश कोलंबिया के जंगल में रह रहा था। दी एंड। देखो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मूवी बहुत ही बढ़िया थी, और ये इतनी बुरी भी नहीं थी। 2003 के हल्क की तरह ये इतना स्लो नहीं था। मूवी की पेस फास्ट थी, बीच बीच में सरप्राइजेस भी थे। ये ऑडियंस को ग्रैब करके रख सकती थी। मूवी की कास्ट बढ़िया थी। नॉर्टन इस मूवी के लिए परफेक्ट थे। यहाँ तक कि अगर मुझे चॉइस करना हो तो मैं नॉर्टन को चूज़ करूँगा, ना कि मार्क रफालो को।
क्योंकि नॉर्टन ब्रूस और हल्क दोनों को बैलेंस कर रहे थे। पूरे एमसीयू में नॉर्टन के हल्क का इंटरप्रिटेशन बाकी से अलग था और बेहतरीन भी। फाइनल बैटल में जो सीजीआई यूज किया गया था वो काफी बढ़िया था, यहाँ तक कि अभी के सीजीआई से भी बेहतर था। एटलीस्ट सी हल्क से तो बेटर था। अक्सर लोग जब भी सुनते हैं कि हल्क का मूवी, जो ठीक भी है, हल्क का पर्सनालिटी ही ऐसा है, पर बात जब उसके सोलो मूवी पे आती है तो ये थोड़ा बदल जाता है। ये हल्क स्मास कम और थोड़ा साइकोलॉजी रिलेटेड हो जाती है। डुअल पर्सनालिटी, मेंटल स्ट्रेस और स्ट्रगल के बारे में। अब थोड़ी ही ना 2 घंटे के पिक्चर में हल्क का स्मास ही दिखाते रहोगे, भाई बोर हो जाओगे। और यहाँ पे ऑडियंस गलती कर बैठी। ये बाकी सुपर हीरो मूवी से अलग है। ये कोई स्पाइडरमैन या सुपरमैन मूवी नहीं है जो अपने पावर एक्सप्लोर करने के बाद एडवेंचर पे निकल जाए। वहाँ पे वो उस पावर को एम्ब्रेस कर रहे थे और यहाँ बंदा उल्टा उससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा है। तो ऑब्वियसली प्लॉट अलग होगा और ऑडियंस पे उसका इम्पैक्ट भी। और मानो या ना मानो, उस टाइम पे ऑडियंस डम थी। ये क्या बात करता है यार? डम नहीं बोलूँगा, उनका टेस्ट ही वैसा था। मार्केट में जब एक नया ब्रांड आता है तो उसके प्रोडक्ट खरीदने में लोग हिचकिचाते हैं। काफ़ी लोगों को वो पसंद नहीं आती। पर आज अगर वो कंपनी एक बड़ी कंपनी बन जाए और सेम प्रोडक्ट को बेचे, लोग उसे खरीदने लगेंगे। दैट्स द रियलिटी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका सीधा मतलब है कि आप ना कि मूवी पे अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, बल्कि उसको समझते भी हो। अभी रिसेंटली या अभी के टाइम अगर तुम फिर से इस मूवी को देखोगे तो आपका ओपिनियन क्या सेम रहेगा जब आप पहली बार इसको देखे थे? ना, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। मैं तो मानता हूँ कि जब मैं पहली बार इसको देखा था तब मैं 8 या 9 साल का था और तब मुझे ये मूवी बोरिंग लगी थी। अब 8-9 साल के लड़के को एक्शन पे एक्शन, फाइट पे फाइट सीन ना दिखा के मेंटल स्ट्रगल पे बेस्ड मूवी दिखाओगे तो उसे घंटा पसंद आएगा। तो बड़ा होने के बाद इस मूवी को मैंने जब देखा, मैं इसको और समझने लगा। और इसके साथ मैं कह सकता हूँ कि एमसीयू की सबसे अंडररेटेड मूवी है और इसको जैसे ट्रीट किया गया है वो ये डिजर्व नहीं करती। मूवी में स्टील का भी मेंशन हुआ है और ग्रेटर एमसीयू में कनेक्ट करने के लिए टोनी को भी इसके पोस्ट क्रेडिट में दिखाया गया है। पर हर मूवी की तरह इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थी, जैसे इसने हल्क के ओरिजिन को ऑन स्क्रीन दिखाया ही नहीं, जिसके वजह से ऑडियंस काफी कंफ्यूज थी। रीकास्ट कर देने की वजह से ज्यादातर ऑडियंस को ये लगता है कि एमसीयू में हल्क पहली बार एवेंजर्स में आया, पर इस मूवी से ही हल्क एमसीयू में आ चुका था। इस मूवी के बाद बेटी के बारे में कभी कुछ जानने को नहीं मिला, ना कि कहीं पे मेंशन हुआ। मूवी की प्रेस कुछ ज्यादा और लेंथ छोटा होने के कारण कैरेक्टर डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाया। लेंथ थोड़ा बढ़ाया जा सकता था। मूवी में ब्रूस का ब्लड सैमुअल के इंजर्ड ब्रेन में गिर जाने की वजह से वो भी गामा रेडिएशन से इफेक्ट हो जाता है और वो आगे जाके लीडर बनने वाला था, जो कि हल्का ही एक विलन है। वो भी एक ओपन थ्रेड की तरह रह गया, पर आगे जाके में भी कुछ हो पाए, ये मार्वल है, कुछ भी कर सकते हैं। इसके लगभग 2 साल के बाद आती है आयरन मैन की सीक्वल आयरन मैन 2, जिसके बारे में अगले हफ्ते बात करेंगे। उतने टाइम में अपना प्यार दिखाते रहे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे और तब तक के लिए बाय बाय।